नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में आपने समझा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो आज के टॉपिक को मैं शुरू करने से पहले आपको एक चॉइस देता हूं। इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो पहला है ऑप्शन ए, दूसरा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए में आप पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए। ऑप्शन बी में भी आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए। मगर दोनों में फर्क क्या है कि ऑप्शन ए में गारंटीड है कि आपको 10 साल बाद 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऑप्शन बी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें थोड़ा रिस्क है। तो ये 1 लाख रुपए 10 साल बाद 5 लाख भी हो सकते हैं या फिर 80,000 भी हो सकते हैं। तो आप कौन सा चूज करेंगे? रुकिए, अभी जवाब मत दीजिए, क्योंकि ये चॉइस सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं बता रही, ये बताती है कि आप अपने वेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम समझेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न, वो एक कॉन्सेप्ट जो हर इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई सीधा नहीं बताता। इंडिया में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर टाइप 1, इन्वेस्टर टाइप 2। पहला इन्वेस्टर जो होता है वो इतना डरता है कि पैसा सेविंग अकाउंट या एफडी से आगे जाता ही नहीं। मगर साल भर मेहनत करने के बाद महंगाई जो भी उसके रिटर्न होता है एफडी पे, वो सब खा जाती है। और 20 साल बाद जो उसके पैसों की वैल्यू होती है वो सेम रहती है या उससे भी कई बार कम हो जाती है, क्योंकि महंगाई उसी रेट से या उससे ज्यादा रेट से बढ़ती है। दूसरा जो इन्वेस्टर होता है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो किसी भी टिप या किसी की इन्वेस्टमेंट एडवाइस सुन के सारा पैसा एक ही स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट में लगा देता है। मगर जब मार्केट क्रैश होता है या कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है उस इंस्ट्रूमेंट में, तो पैनिक में होके घबरा कर वो बेच देता है, तो उसे लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों एक ही गलती कर रहे हैं, रिस्क को बिना समझे डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं है, वो एक टूल है। आज हम बात करेंगे कि इस टूल को कैसे यूज करें अपने फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। यहाँ हम बात करेंगे कि रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता है। लोग यहाँ समझते हैं कि रिस्क लिया मतलब पैसा डूब गया। नहीं, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। ये मतलब आपको रिजल्ट पहले से नहीं पता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं कि मान लीजिए आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, तो क्या ये गारंटी है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे? नहीं, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, या अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन लेट भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप घर पे तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। अगर मान लीजिए आपने स्टॉक 500 रुपए का खरीदा, तो ये 550 भी हो सकता है और ये 460 भी हो सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी ही रिस्क है। मगर यहाँ पे ये गारंटी नहीं है कि आपको लॉस ही होगा। अब एक और चीज, जो लोग जानते ही नहीं कि रिस्क कभी जीरो नहीं होता, लोग एफडी को सेफ समझते हैं क्योंकि बैंक इस पे गारंटेड रिटर्न देगा। लेकिन जो इन्फ्लेशन महंगाई है वो गारंटेड नहीं होती है। एफडी पे 7% आपको इंटरेस्ट मिला, अगर इन्फ्लेशन 6% हो गया तो आपका जो रियल रिटर्न होगा वो खाली 1% ही होगा। मतलब आपका पैसा बढ़ा लेकिन खाली 1%। और आपकी जो खरीदने की ताकत भी वो वहीं की वहीं रही। मतलब कि आज चीज जो आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं, आप एफडी पे 1 साल बाद जो आपका एफडी का 107 रुपए होगा, उससे भी आप खाली उतना ही सामान खरीद पाएंगे जो आज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं। तो इसलिए रिस्क को अवॉइड करना गोल नहीं होता, रिस्क को समझना गोल होना चाहिए। इसके लिए आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स, जिनको आप अभी हम आगे कंपेयर करेंगे। फाइनेंस में एक गोल्डन रूल है,
हायर द रिस्क, हायर द पोटेंशियल रिटर्न। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। सोचिए, अगर कोई चीज बिल्कुल सेफ है और उसमें रिटर्न भी हाई है, तो कोई एफडी क्यों कराएगा? ये बताइए। हर कोई इसमें ही इन्वेस्ट करेगा ना फिर, जो बिल्कुल सेफ है, रिटर्न भी हाई है। हाई रिटर्न वहीं पॉसिबल है जहां कुछ अनसर्टेनिटी हो, जहां रिजल्ट पहले से आपको पता ना हो। मान लीजिए कि ये आप ग्राफ देखेंगे, जैसे जैसे आप रिटर्न रिस्क हाई ले रहे हैं, ये रिस्क है और ये रिटर्न है। तो जैसे जैसे आप रिस्क को बढ़ाते जा रहे हैं, आपके रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। मान लीजिए एफडी पे 7% आपको ब्याज मिलता है, मतलब 7% रिटर्न मिलता है, तो आपने कम रिस्क लिया है। अगर आप रिस्क को थोड़ा बढ़ाते हैं, मीडियम करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और वहीं अगर स्टॉक्स की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो रिस्क हाई होता है, मगर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है वहां पे। तो मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, कि एक दोस्त को आपने 10,000 रुपये उधार दे दिए, तो वो वापस करेगा, मगर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सेफ है। और जबकि एक अनजान को आपने वही 10,000 रुपये दिए, तो आप 20 से 25% का इंटरेस्ट मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है। तो शेयर मार्केट का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर आप जहां रिस्क लेंगे, वहां आपके रिवार्ड की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। जब आप एक अच्छी कंपनी के शेयर को खरीदते, तो आप उस कंपनी को कैपिटल दे रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, ये आपने उस कंपनी को कैपिटल दिया और उसके साथ रिस्क शेयर कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि कंपनी आपको अपना हिस्सेदारी बेच रही है। तो अगर कंपनी में ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ का हिस्सा भी आपको मिलता है। तो उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम, कि जो आपने रिस्क लिया, उसके आप ऊपर आपको कंपनी प्रीमियम दे रही है। अब मैं आपको एक्चुअल नंबर्स दिखाता हूं, सिर्फ थ्योरी से नहीं चलेगा। रियल रुपीज में फर्क कितना होता है, अब दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, जिसपे 7% का रिटर्न मिल रहा है आपको। दूसरा है म्यूचुअल फंड, जिससे 10 से 11% का रिटर्न मिल रहा है। और तीसरा है लार्ज कैप स्टॉक्स, जिसमें 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है आपको। तो इन तीनों में फर्क क्या है? ये जो है बिल्कुल सेफ है, दूसरा है मीडियम रिस्क है, और तीसरा है हाई रिस्क। तो यही फर्क है। अगर आप 10 साल बाद देखेंगे, तो इसमें आपको करीब 1,97,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं, तो आपको 2,60,000 रुपए करीब मिलेंगे उसी 1 लाख पे। और अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हैं, तो ये 3,10,000 से 4 लाख तक हो सकते हैं 10 साल में। तो सबसे बड़ा फर्क यहां दिख रहा है आपको। डिफरेंस ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, यहां पे आप देखेंगे। मगर यहां पे आपको एक समझदारी भरी चॉइस लेनी है। ये एक एबीसी कंपनी है, यहाँ पे मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। ये एक एबीसी कंपनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2010 में ये शेयर 50 रुपए का था। किसी ने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसका विजन लॉन्ग टर्म का था। कोरोना में ये शेयर 50 रुपए से 580 रुपए हो गया। ये उससे भी ज्यादा था, 1,000 रुपए से भी ज्यादा था। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1,000 से भी ज्यादा थी कोरोना से पहले। मगर कोरोना में ये शेयर गिरने की वजह से 580 रुपए हो गया, करीब आधा रह गया। फिर उसके बाद ये शेयर कोरोना के बाद वापस रिकवर होके 3400 रुपए हो गया। तो आप ये देखेंगे, ये पहले 500 से करीब 11-1200 तक गया यहाँ पे। फिर कोरोना में नीचे आया, 580 का रह गया। और फिर कोरोना के बाद 580 से सीधे 3400 रुपए तक चला गया। तो किसी ने अगर यहाँ पे 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2010 में,
तो ये 2025 में 68,000 रुपए हो गए होते। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फर्क है अगर अपनी आप सोच बदलते हैं। अगर आप एफडी से कुछ परसेंटेज में भी स्विच करके मार्केट की तरफ मूव करते हैं विद डिटेल स्टडी, तो आपकी जो कैपिटल है या वेल्थ है उसमें बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। मगर इस पूरे चार्ट में एक चीज देखिए कि जिसने घबरा के यहाँ पे बेच दिया 580 रुपए पे, अगर ये शेयर यहाँ से 50 रुपए से अगर 1200 1100 तक गया और फिर 580 आया, तो जिसने यहाँ पे घबरा के बेचा उसने लॉस कमाया, क्योंकि उसने पैनिक में बेच दिया। मान लिया कि उसने 50 रुपए से फिर भी 580 तक 10 गुना कर लिया अपना पैसा, मगर यहाँ पे ही उसने मिस कर दिया बड़ा चांस। और जो रुक गए 6 महीने भी रुके यहाँ पे, क्योंकि ये उसके बाद ये रिकवर कर गया था 6 महीने से भी कम टाइम में, तो उन्होंने अपनी वेल्थ को बहुत बड़ा कर लिया। मान लीजिए उसने 1,000 रुपए लगाए थे और 2010 से लेकर 2025 तक ये शेयर 68,000 का हो गया, तो आप सोचिए कितना बड़ा गैप आया इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ 3 बड़ी गलतियां जो इन्वेस्टर्स करते हैं। गलती नंबर 1 कि लोग सोचते हैं कि हम बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर एफडी का रिटर्न 7% है, इन्फ्लेशन 6% है और रियल रिटर्न तो 1 ही % रहा। दूसरी गलती करते हैं गारंटीड प्रॉफिट समझ के बिना कोई रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा पैसा एक ही जगह लगा देंगे, एक तरह से मतलब स्पेकुलेशन करते हैं, जुआ। गलती नंबर 3, मार्केट क्रैश होता है तो क्रैश में क्वालिटी स्टॉक जो होते हैं सस्ते हो जाते हैं। मगर लोग क्या करते हैं कि डरते हैं, वो सोचते हैं कि क्रैश में और ज्यादा रिस्क है। मगर लोग उल्टा करते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है तो कोई नहीं खरीदता, तो लोग उस टाइम नहीं खरीदते। अगर मार्केट हाई पे है और लोग तब खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि सब खरीद रहे हैं, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर जब मार्केट नीचे होता है तो कोई किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करता और ना कोई खरीदना चाहता है, तो उस टाइम रिस्क ना लेना भी एक बड़ा रिस्क है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 स्टेप सजेस्ट किए हैं। स्टेप नंबर 1 है आपका, इन्वेस्ट करने से पहले आप 6 महीने के जो खर्च हैं आपके उसको अलग से रखना जरूरी है। अगर इन्वेस्टेड पैसा जरूरत पे निकालेंगे और मार्केट के साथ नहीं चलेंगे तो पैनिक में बेच देंगे हम। तो पहले सेफ्टी नेट, फिर इन्वेस्टमेंट। अब स्टेप 2 जो है आपका, खुद से पूछिए आप कि अगर ये 1 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो टेम्परेली 70,000 हो जाए तो क्या आप रुक सकते हैं बिना बेचे? अगर हाँ, तो इक्विटी के लिए आप रेडी हो, और अगर नहीं तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। स्टेप 3 में आप अपनी करंट एज को 100 में से घटा दीजिए और जो भी बैलेंस आएगा उतना परसेंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। इसका मतलब आपकी एज अभी करंट में जितनी यंग होगी उतनी परसेंटेज ज्यादा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी एज 30 साल है, अगर आप उसको 70 में से माइनस करते हैं तो 70% बचेगा। तो आप 70% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी 30% आप सेफ एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी एज 50 साल है तो 100 में से आप 50 घटाएंगे तो 50 आएगा, तो 50% इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी के 50% आप डेट या एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर स्टेप 4 की बात करते हैं हम, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप ज्यादा परसेंटेज किसी एक सेगमेंट में इन्वेस्ट कर दें और वो सेगमेंट किसी भी वजह से डाउन होता है तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो बेटर है कि
आप इस सिस्टम से इन्वेस्ट करें कि जो भी आपके फंडिंग्स हैं, जो इससे इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो कंसिडर किया है, तो उसमें से 30% के आसपास आप एफडी में रखें, बाकी 30% के आसपास आप क्वालिटी स्टॉक्स में डालें, बाकी 40% आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी वजह से मार्केट डाउन होता है तो ये दोनों हो सकता है कि नीचे आ जाए, मगर ये आपको सेव करेगा। इन केस अगर मार्केट में मूवमेंट आती है ऊपर की तरफ, तो ये आपको अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आप क्या करें कि 20-20 कर सकते हैं कि 20% आपने इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड ले लिए, बाकी 20% अदर सेगमेंट में जैसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ले लिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा या इन्वेस्टमेंट होगी, वो एक बैलेंस्ड मैनर में मूव करेगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो आज आपने सीखा रिस्क क्या होता है, रिटर्न से उसका एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, और साथ ही आपने समझा रियल नंबर्स में कितना फर्क पड़ता है। तो अगले टॉपिक में हम मिलेंगे आपको, जिसमें हम कवर करेंगे कंपाउंडिंग। क्योंकि उस टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि 500 रुपए पर मंथ से भी 30 साल में आप कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसको देख के आप खुद हिसाब लगाने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.